अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें सलामत रहें। तो मामला ये है कि कल भी मैंने आमतौर पे मैं जहाँ वो करता हूँ व्लॉग, वहाँ मैंने नहीं बैठा था, उधर बैठा था आगे। आज भी मैं ज़रा इस कोने पे बैठा हूँ। उसकी वजह ये है कि धूप तो यहाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। आगे भी 3-4 दिन शदीद धूप है, और उस धूप का फिर नतीजा ये निकलता है कि यहाँ पे असल में स्कूल्स में पढ़ाया ये जाता है गोरों को कि आप विटामिन डी जो धूप में स्किन के लिए लाजमी होता है, तो ये बेसिकली उस विटामिन डी की तलाश में होते हैं। इनको स्कूल्स में, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इनकी पूरी सोशल डिबेट में इनको बार बार बताया जाता है कि सन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अब सन ब्लॉक की एक दूसरी इंडस्ट्री है, ज़ाहिर है कैपिटलिस्ट निज़ाम है। वो मैं किसी और तरफ चला बता ये रहा हूँ कि नतीजा ये है कि वो जैसे ही धूप आती है, जिस तरह से हम बारिश में निकलते हैं नहाने के लिए, छतों पे चढ़ जाते हैं, बाज़-औक़ात कमीज़ें भी उतार देते हैं और बारिश में खूब नहाते हैं, उस तरह से ये धूप में निकलते हैं। और वही इनकी दीवानों वाली हालत होती है। तो अब उसमें होता ही है कि ये जो पीछे अब आप देख रहे हैं स्ट्रीम है तो खैर थेम्स ही, इसकी जो स्ट्रीम्स निकलती हैं मुख्तलिफ, तो यहाँ पे फिर फौरन स्विमिंग शुरू हो जाती है। वो बोट्स तो हैं ही यहाँ, वो एक पार्टी टाइम और ये वो बड़ा बच्चों की वैसे स्कूल से छुट्टी है। तो बेसिकली वो मैं इसलिए वहाँ नहीं बैठ रहा, आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे वो जो है ना, इस वक्त आप कहिए कि वो बहुत आज़ाद होके धूप में इस वक्त गोरे गोरियाँ जो हैं वो ये नहीं, मैं नहीं चाहता कि आपका जो अखलाक है उस पर मुज़र असरात पड़ें, मोहलिक असरात पड़ें। लिहाजा आपकी मोहब्बत में और आपके अखलाक की खातिर वो सारे मनाजिर जो हैं वो मैंने अपने सीने पे झेले हैं और झेल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको उसमें इम्तहान में नहीं डालना चाहता। अच्छा अच्छा जी, मैं भी थोड़ी देर पहले सुन रहा था, मैं गुजारिश आपसे करना चाहूँगा यहाँ पे कि उमर चीमा और एजाज़ सैयद, ये दो बहुत अच्छे प्रोफेशनल, वेल रिप्यूटेड, बहुत अच्छी रेपुटेशन रखने वाले जर्नलिस्ट हैं, एक्चुअल जर्नलिस्ट हैं, और इन्होंने दोनों ने बड़ा मिलकर अच्छा काम किया। दोनों मेरे पसंदीदा हैं और बड़ा अच्छा काम किया कि दोनों इकट्ठे होकर इन्होंने टॉक शॉक के नाम से यूट्यूब चैनल इन्होंने अपना एक शुरू किया। ज़रूर देखा करें, आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन के अगर आप शौकीन हैं। तो आज उनका मैं एक वीलॉग देख रहा था, तो मुझे उन्होंने, यानी बाकी तो खैर वो वीलॉग आप देखिए, उसमें एयरवाई को उन्होंने डिस्कस किया और एयरवाई की बिगनिंग को डिस्कस किया। तो उसमें एक मुझे बड़ी कमीनी सी खुशी हुई कि जब उमर चीमा भी और एजाज़ सैयद, यानी ऐसे दो प्रोफेशनल खरे लोग ये भी भूल चूक कर सकते हैं, तो इन्होंने भूल चूक उसमें की, यानी उमर चीमा ने भी और एजाज़ सैयद ने भी। तो मुझे बड़ी कमीनी खुशी हुई कि यार देखो, इसका मतलब है हम तो किसी खेत की मूली नहीं है। गलती हो जाती है ना, इंसान से भूल चूक हो जाती है, तो ऐसे लोगों से भी होती है। तो वो बात ये थी कि इन्होंने ये कहा कि एयरवाई जो है वो यहाँ पे शुरू हुआ तो वो एक कम्युनिटी चैनल था, और उसके बाद फिर डॉक्टर शाहिद मसूद पहले आए या आमिर गौरी पहले आए, और इस तरह की बात करके फिर वो आगे निकल गए। लेकिन बाकी इन्फॉर्मेशन उनकी बिल्कुल ठीक थी। मियां मंशा के साथ जो उन्होंने डकैती मारी हुई एयरवाई वालों ने, गोल्ड जो रेफरेंस है, किस तरह से ये ब्लैकमेल से ये उठे, लेकिन वो उसकी मैं आपको एयरवाई की अगर आप मुकम्मल दास्तान जानना चाहते हैं, जो मैं इस वक्त बिल्कुल नहीं बता रहा, वो है ला हासिल के नाम से। इसी मेरे चैनल पे आपको नीचे ला हासिल के नाम से सीरीज़ मिलेगी। उसमें एआरवाई को बहुत तफसील से शहजाद नवाज साहब के साथ बैठ के हमने कुछ एपिसोड किए थे, सारे चैनल्स की हिस्ट्री बताई थी, उसमें एआरवाई भी था। तफसील तो मैंने वहाँ बताई है, यहाँ मैं सिर्फ आपको मोटी मोटी सिर्फ यहीं तक 1-2 मिनट के अंदर आप बता देता हूँ। असल में यहाँ पे चैनल था ZTV, इंडियन चैनल थे। इंडियन चैनल जो है ZTV, उसकी जो सब्सक्रिप्शन थी, जो ZTV यूरोप में यहाँ चलता था, अमेरिका कनाडा का मैं नहीं जानता, तो जो यहाँ चलता था ZTV इंग्लैंड में, उसकी जो 72% सब्सक्रिप्शन थी वो पाकिस्तानियों के पास थी। इंडियन कम्युनिटी इन बाय एंड लार्ज, मतलब है कि वो इस तरह से, यानी इंडिया के साथ उस तरह से इंडियन प्रोडक्शन में वो नहीं उस ज़माने में थे। वो लोकल होने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। जहाँ भी वो जाएँ, जर्मनी में जाएँ, फ्रांस में जाएँ, इंग्लैंड में जाएँ, अमेरिका में जाएँ, वो आपको लोकल कम्युनिटी के साथ दिलचस्पियाँ लेते हुए। हम लोगों का मुसीबत ये है कि हम वहाँ पे अटके होते हैं, यहाँ लोकल हम बिल्कुल नहीं होते। तो ZTV उस ज़माने में हर रोज़ दोपहर को 1 बजे पाकिस्तानी फ़िल्म लगाता था। हर रोज़ से मुराद ये कि मतलब 4 डेज़ 5 डेज़ अ वीक, और उसके बाद हर रोज़ रात को 7 बजे, शाम को 7 बजे ये पाकिस्तानी ड्रामा लगाता था। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी 72% पैसा देती थी। जब कारगिल आई, मैं बहुत मखसूस कर रहा हूँ, तो उसमें खबरनामों में ZTV ने जब ज़ाहिर है कि देना शुरू किया, इंडियन पर्सपेक्टिव, घुसपैठिए आ गए, दुश्मन आ गए, तो हमें तकलीफ हुई। उससे पहले यहाँ जावेद पाशा ने बेसिकली एक, वो भी उसकी एक अलग कहानी, वही भाग के आया हुआ था यहाँ। तो वो उस ज़माने में रेडियो एशिया, एक रेडियो की दुनिया में एक सनराइज़ रेडियो होता था साउथ हॉल में,
اور جو ٹی وی چینل سے زیادہ طاقت رکھا کرتا تھا, کیونکہ ہر پاکستانی ہندوستانی آپ ان کے جہاں بھی چلے جائیں, ریسٹورنٹ میں, گروسری شاپس میں, سن رائز ریڈیو لگا ہوتا تھا, گاڑی, گھر, ہر جگہ. تو اس کے مقابلے میں ریڈیو ایشیا ایک اسپیکٹرم 558 اسپیکٹرم 558 کے نام سے ایک فریکوینسی ہوتی تھی. اس پہ جاوید پاشا نے 6 گھنٹے ریڈیو ایشیا کے نام سے لیے تھے, پاکستانی وہاں ہوتے تھے. اس کے بعد پھر جب کارگل آئی تو اس میں جب تکلیف ہوئی تو جاوید پاشا نے اناؤنس کیا کہ ہمیں اپنے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. تو پھر اس نے ایک نام ہی وہ رکھا, دی پاکستانی چینل, TPC, دی پاکستانی چینل کے نام سے. اس نے اسکائی پر ایک 12 گھنٹے لیے, اور 12 گھنٹے جو تھے وہ بنگالیوں کے پاس تھے, پارٹنرشپ میں گیا. تو 12 گھنٹے بنگالیوں کے پاس تھے, بنگالی, اور 12 گھنٹے دی پاکستانی چینل کے نام سے اردو میں اس نے وہ چینل شروع کیا. شاہد خان ایک جرنلسٹ ہوتے تھے, وہ اس کے ڈائریکٹر نیوز تھے, اور مشتاق مشرقی صاحب جو بعد میں ایئر میں بڑا عرصہ رہے, یہ لوگ ہوتے تھے. ایک ہوتا تھا بڑا اچھا میرا دوست تھا احمد ابرار کراچی کا, وہ بھی بہت اچھا ریڈیو ایشیا کا ریڈیو پریزنٹر تھا, اس نے مجھے بڑا سکھایا. عظمت باجوہ صاحب ہوتے تھے, وہ سن رائز میں بھی کرتے تھے, بعد میں ادھر بھی آئے. اینی وے خیر وہ. اور تو اس کے بعد دی پاکستانی چینل بھی چوری کا کنٹینٹ چلاتا تھا جاوید پاشا. تو وہ پاکستانی اسٹیج ڈرامے اور پی ٹی وی کے وہ ڈرامے جن کے رائٹس اس کے پاس نہیں تھے وہ چلاتا تھا. یعنی جاوید پاشا 12 گھنٹے بھرنے بھی تو ہیں نا, اب آپ صرف کرنٹ افیئرس تو نہیں کر سکتے, تو وہ چوری کے وہ چلاتا رہا. جب یہاں پرائم ٹی وی آیا, پی ٹی وی کا شیٹھ جبار تھا جو لے کر آیا, پی ٹی وی کا کنٹینٹ اس نے یہاں لیا. اب یہ باتیں بورنگ شاید ہو رہی ہیں آپ کے لیے. اینی وے وہ پرائم جب اس نے آیا تو شیٹھ جبار دی پاکستانی چینل کو کورٹ میں لے گیا تھا. ان کی ابتدا ایئروائے کو پہلی دفعہ نہیں یہ ہار رہے, ان کی بنیادوں میں فراڈ ہے. جاوید پاشا کو سیٹھ جبار کورٹ میں لے گیا, جیت گیا, تو 1.5 لاکھ پاؤنڈ کے قریب دی پاکستانی چینل کو پیسہ ٹھک گیا. جاوید پاشا نے دوڑ لگانی ہوتی ہے, وہ دوڑ لگانے, وہ اس وقت اپنا یعنی بینک کرپٹ کر کے تو وہ نکل رہا تھا. اس وقت اے آر وائی والے یہ اپنے اشتہار دیا کرتے تھے, اے آر وائی گولڈ, تو وہ دی پاکستانی چینل کا مین اشتہاروں کے حساب سے وہ یعنی اسپانسر تھا. ان کو جب پتا چلا کہ یہ بیچ کے بھاگ کے جا رہا ہے تو انہوں نے پھر لائبلٹیز اٹھا لی اور اس کو ٹیک اوور کر لیا. تو کمیونٹی چینل تھا, دی پاکستانی چینل تھا, ایئر وائی نہیں تھا. دی پاکستانی چینل تھا 12 گھنٹے کا چینل, جو یورپ اور امریکہ میں یعنی سوری یہاں انگلینڈ اور مطلب میں چلتا تھا, باقی یورپ کا مجھے آئیڈیا نہیں, یورپ میں بھی چلتا تھا شاید. وہ چینل تھا جو اسی چوری کے کنٹینٹ کی وجہ سے وائنڈ اپ ہو رہا تھا. اے آر وائی نے پھر وہ خرید کے لائبلٹیز اٹھائیں, اور 1 مہینے کے اندر ان لوگوں نے وہ 12 گھنٹے بنگالیوں سے بھی خرید لیے اسکائی والے. تو پھر یہ 24 گھنٹے کا ہو گیا, اور 1 مہینے کے بعد ہی جب یہ 24 گھنٹہ کا ہوا تو دی پاکستانی چینل جو کارنر اسکرین پر لکھا ہوتا تھا دی پاکستانی چینل, ساتھ میں فلیگ ہوتا تھا پاکستان کا, وہ پھر ختم کر کے انہوں نے ایئر وائی نام اس کا بدل کے رکھا. تو دیٹس ہاؤ پھر یہ شروع ہوئے, اور باقی کہانی آپ اس میں سن لیجیے لا حاصل میں. اور یہ جو ہے اپنا عامر غوری, شاہد مسعود, ظاہر ہے کہ عامر غوری پہلے آئے تھے, ڈائریکٹر نیوز تھے. ویوز اینڈ نیوز عامر غوری کا پروگرام تھا, شاہد مسعود کا نہیں تھا. شاہد مسعود عامر غوری کا اسسٹنٹ ہوا کرتے تھے, اسسٹنٹ بھی بغیر تنخواہ والا, وہ دیہڑی دار, یہ ٹیکسی وغیرہ کے پیسے لے کے اپنا گزارا چلاتے تھے. عامر غوری ان کو لے کر آیا تھا, عامر غوری کا اسسٹنٹ تھا. آگے یہ ہے کہ کچھ شہر دے لوگ ویزا لیتے ہیں, کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی, غوری صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں. تو غوری صاحب جو ہے پھر وہاں سے کو ریزائن دے کے چلے گئے, اور ان کا پروگرام جو ہے شاہد مسعود نے سنبھال لیا. تو دیٹس ہاؤ, میں نے صرف آپ کو اس کی تھوڑی سی کریکٹ کر دی. اب آگے چلیں. معاملہ یہ ہے جی کہ ایمل ولی خان کا یہ ٹویٹ ہے, وزیرستان کے حوالے سے انہوں نے کیا ہے کہ قوم اور ریاست میں سے اگر ایک کا مجھے انتخاب کرنا پڑے تو میں قوم کا انتخاب کروں گا, اور وزیرستان اگر والے چاہیں تو میں ان کی نمائندگی کے لیے تیار ہوں. اچھا, اب یہ بڑا بلیغ, بہت گہرا فکرہ ہے. میں اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا, میں اس کا کوئی مطلب نہیں نکالوں گا, اور میں اس کی کوئی میں صرف بس انہی کا فکرہ بہت ہے. یہ ٹویٹر آپ دیکھ لیجئے. تو اب اس سے زیادہ کیا چاہتی ہے, مطلب ہماری اسٹیٹ اور کیا چاہتی ہے, مطلب ہے جو بے چینی پختونخوا میں, اس کو اگر ایڈریس نہ کیا گیا, اور یہ پی ٹی آئی کی حکومت اگر یہ سب کچھ انتشار کر رہی ہے, تو پھر میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے. آگے چلیں, میں اس موضوع پہ اس سے زیادہ بات نہیں, جان بوجھ کے نہیں کر رہا. آگے چلیں. مریم اورنگزیب آج پھر ایک پریس کانفرنس کر رہی تھی, میں نے دیکھ رہا تھا. وہ کسی تھانے کی پولیس کانسٹیبل ہیں اپنے شخصیت میں, وہ کانسٹیبل, ایک زنانہ پولیس فورس کی, ایک سخت گیر جیلر یا تو کہیے انہیں, یا سخت گیر قسم کی کو آنٹیاں پھوپھیاں نہیں ہوتی جو ظالم چہرہ سخت, وہ بنائے اس طرح رکھتی ہیں اپنے آپ کو. مجھے نہیں پتا کہ قدرت نے انہیں ایسا بنایا یا نہیں, لیکن وہ اپنا وہ سختی کے شاید ایک ان کو شوق ہے بہت زیادہ, جس میں وہ کامیاب ہو چکی ہوئی ہیں. تو وہ ایک زنانہ پولیس کانسٹیبل کہہ لیجیے, کوئی زنانہ آپ کوئی جیلر ٹائپ کہہ لیجیے. اب آپ اپنے دشمنیاں بنانی ہیں تو شی از دا بیسٹ پرسن.
नफ़रत फैलानी है तो शी इज़ द बेस्ट पर्सन। मरियम औरंगज़ेब में ये क्वालिटी है कि ये आपके दोस्तों को दुश्मन बना देती है, आपके वेल विशर को आपके अगेंस्ट कर देगी। अगर हुकूमत को ये चाहिए तो बिल्कुल ठीक, वो अपने मकसद में कामयाब हो रही है। वरना जो मेरी गुजारिश है, इत्तेहादी हुकूमत का फ़ायदा उठाएं। PMLN में कोई बंदा मुझे इस वक्त माँ सिवाय ख्वाजा साद रफ़ीक के, जो इसको आजकल की चैलेंजेस को हैंडल कर सकता है, लेकिन वो क्या क्या संभालेगा? वो ट्रेन भी संभाल रहा है, PI भी संभाल रहा है, ये नहीं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। शाहिद हक़ान अब्बासी के मन की शख्सियत से ये ओहदा छोटा है, यानी अब वो अच्छा नहीं लगता कि अब्बासी साहब, और मुझे कोई बंदा परवेज़ रशीद साहब ज़ाहिर है वो तो वैसे ही आउट है। तो फिर इत्तेहादी हुकूमत का फ़ायदा उठा के इनको ये चाहिए कि ये कमरुज़्ज़मान कायरा इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उसको होना चाहिए। अगर आपने लॉजिक, मंतक, दलील और शाइस्तगी और संजीदगी, ये तमाम चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो कमरुज़्ज़मान कायरा इज़ द मैन। और वैसे भी हर जगह नून लीग को अपने लोग फ्रंट पे हर जगह के हम हैं, ये तासुर भी ज़रा टूटेगा कि ये इत्तेहादी हुकूमत है, ये नून लीग की मुकम्मल हुकूमत नहीं है, इत्तेहादी हुकूमत है। हुकूमत का चेहरा पीपल्स पार्टी को बनाए, यानी ये आपकी फतह नहीं है कि आपने पोर्टफोलियो अपने पास रख के आप फाते हो गए हैं। ये मतलब है, ये इन द लॉन्ग रन ये नुकसानदेह होगा आपके लिए। वीलॉग 11 हो गया लंबा, तो मैं ख़त्म करने से पहले बहरहाल एक गुजारिश ज़रूर करूँगा। देखिए, एक हमारे सीनियर साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, मैं ख़ुद बड़े शौक़ से उनको देखता भी, उनके वीलॉग भी। ये जो है ना ये हरकत कि ये देखें 10 दिन पहले मैंने कहा था, ये देखें ये मेरा कहा पूरा हो गया, ये देखें मैंने जनाब 6 दिन पहले क्या कहा था, और छड़ जी बाकी गल्लां छड्डो, ए देखो तुसी मैं की क्या सी 2 हफ्ते पहले मैं क्या सी, या होया कि नहीं हो। यार व्हाट इज दिस? मतलब ये मेरे जैसा गुमनाम बेकार आदमी, जिसको ना को जानता है, ना जानना चाहता है, ना को बुलाता है, ना को मिलता है, मेरे जैसा आदमी, वो इस तरह की एहसास कमतरी का मरीज, वो ये हरकतें करता है। ये हरकतें मेरे जैसा आदमी अगर करे ना, कोई ना जिसको कुछ लेता ही नहीं है छड़ा कौन, ये वो लोग करते हैं कि ये देखें जी 2 हफ्ते पहले मैंने ये कहा था, ये देखें ये हो गया, और फिर मैं लगाऊं उसको वीलॉग के अंदर कि ये देखें आप देखो लोगों देखो, ये मैंने 1 महीने पहले कहा ये हो गया, ये देखो मैंने कहा था ये हो गया, ये देखो मैंने कहा था ये हो गया। घटिया हरकतें हैं ये। आप रेफरेंस दे दें कभी कोई गुफ्तगू के अंदर, फितरी तौर पे जो लगे कि हाँ जी ये बात हुई थी और उस वक्त ये चलो, ये करके आदमी शाइस्तगी से निकल जाता है। लेकिन रिकॉर्डिंगें चलवानी कि ये मैंने कहा था, देखो यार, ये एक मकाम मनसब के बाद ये डिस्ग्रेस है, ये एहसास कमतरी का सबूत है, ये इस बात का सबूत है कि 70 साल की उम्र हो गई है और स्टिल यू आर, मतलब है कि यू नीड मोर रीअश्योरेंस फ्रॉम योर ऑडियंस। आप उन्हें क्या रीअश्योर करवा रहे हैं कि आप यू नो योर बिजनेस, यू आर एन एक्सपर्ट, ये बताना चाह रहे हैं आप? तो फिर आप शदीद एहसास कमतरी का मरीज हैं। यानी इतनी उम्र में भी अगर आपको ये बताना पड़ रहा है तो फिर आप ये छोड़ दें, रिटायर दफा करेंगे काम। और यार आपके नाम से शो चलता है भाई, दैट इज इनफ। अब आजिज़ी इनकिसारी से पता नहीं हमें नफरत है। एक यहाँ आदमी होता था टैरी वोगन, खुदा की कसम अंग्रेज पे ना सलूट करता है आदमी इस कौम को। टैरी वोगन, उसके नाम से शो आता था, टैरी वोगन उसके नाम से शो आता था। जिस तरह हमारे यहाँ ये नाम, जिस बुजुर्ग की मैं बात कर रहा हूँ उसके भी नाम से शो आता है। ये जो है टैरी वोगन, आप यकीन करें कि वो अपने गेस्ट के साथ जब बात करता था ना, तो वो बैठते हुए अपनी, यानी वो ऐसे बहुत कम है कि उसका पोस्चर ऐसे हो या ऐसे, यार ऐसे बैठता था वो, ऐसे हम्बल। और दुनिया उसे अगर कहती थी ना कि आपकी फलां बात ठीक हो गई है, तो वो हंस के टाल देता था, या मतलब इस तरह करता था कि वो, यानी बड़ापन, एजिज। 70 साल की उम्र में भी अगर हम हमारे मुआशरे में जिस लोगों को जिनको हम पढ़ा लिखा कहते हैं, 70 साल का एक बंदा हो गया, उसको इजिज नहीं पता। और ये वो आदमी है जिसका मगरिब से बड़ा, हम समझते हैं कि कल्चर्ड आदमी है और मगरिब से बड़ा ताल्लुक है, वो भी ये हाल है उसकी। ये देखें मैंने क्या कहा था, देखें यार। माफ करते हो यार, माफ करते हो। कोई तो क्लास रहने दो हमारे पास। यानी हमारी सोसाइटी में हीरोज ही नहीं है। काश के प्रोफेशंस में हमारे हीरो हो जिनको देखकर हम उनकी मिसालें दें, इंडियंस को दें, बंगालियों को दें, दूसरे लोगों को दें कि देखो यार हमारे पास भी एक टैरी वोगन है। एक भी नहीं है। चलें जी, बहुत लंबा हो गया वीलॉग, आई एम सॉरी। अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान, उसके तमाम हमसायों को, सारी दुनिया को शाद आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।